Hello everyone. Today we will study chapter 26 of this lecture chart, that is सुप्रीम कोर्ट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है। पहला तो इसमें ये बताया गया है कि अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप ऑफ द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट। तो सबसे ऊपर हमारे कोर्ट्स में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, और उसके नीचे हमारे अदर्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या गया है, बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द टॉप मोस्ट जुडिशियल एंटिटी। इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम होता है, आपको पता है। तो टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और उसके फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है या फिर लोअर कोर्ट आता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ही कोर्ट सिस्टम पूरे देश के लिए सेंट्रल और स्टेट लॉ दोनों अप्लाई करते हैं। ठीक है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में अलग सिस्टम है। फेडरल कोर्ट्स फेडरल लॉज बनाते हैं, स्टेट कोर्ट स्टेट लॉज बनाते हैं। इसलिए यूएसए में क्या होता है कि डबल काउंट कोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है। कंक्लूजन देखा जाए तो इंडिया एक फेडरल कंट्री होते हुए भी यूनिफाइड जुडिशली फॉलो करती है एक ही सिस्टम को, कोर्ट और जस्टिस में। ओरिजिन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनाग्रेशन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इट सक्सीड द फेडरल कोर्ट। तो कब हुआ था? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का इनाग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1958 में हुआ था। इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1935 को रिप्लेस किया। इसके पावर फेडरल कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल को रिप्लेस कर दिया, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इंडिया के अंदर ही है। देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 12 से लेके 124 से लेके 147 तक ये बताता है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो इसमें ये बताया गया है कि और इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका इंडिपेंडेंसी, इसका जुडिशरी जुडिक्शंस पावर प्रोसीजर्स, सो ऑन। सुप्रीम कोर्ट द पार्लियामेंट इज आल्सो ऑथराइज्ड टू रेगुलेट दैट। ठीक है। तो रूल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। क्या है पार्लियामेंट का रूल? क्या होता है कि पार्लियामेंट ऑथराइज होती है सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन के लिए, पावर के लिए, प्रोसीजर के लिए, लॉ बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। इसमें याद रखने की बात यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को डैमेज नहीं कर सकती है। ठीक है। सो नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। तो क्या होता है कि एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस। अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट 34 जजेस हैं। इससे पहले 2019 में ये चेंज करा गया था, 31 से 34 करा गया था। और ये बताया गया है कि 1960 2008 ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। तो स्टार्टिंग 1960 में कितने थे हमारे पास? द परमानेंट है दिस नंबर 1956 में 10 थे। उससे पहले जब स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे क्या था, द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स एट 8। तो उसमें से एक चीफ सॉरी एक चीफ जस्टिस होता था और 7 अदर जजेस होते थे। अपॉइंटमेंट ऑफ जज देखें तो कुछ नहीं होता है। द सुप्रीम ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो हमारे प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, और चीफ जस्टिस अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्ड नेसेसरी। तो उसके बाद अगर चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए तो उसके बाद चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन पे दूसरे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो अब दूसरे जजेस को कौन अपॉइंट करता है? बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका मतलब व्हाट यू से उनका कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। अब पढ़ते हैं कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशंस। तो कंसल्टेशन पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड कंसल्टेशन इन द अबव प्रोविजंस। द फर्स्ट जज केस 1982 में हुआ था। The case held that the Constitution does not means concurrence and only implies exchange of views. दूसरा हुआ था 1993 में।
The court reversed its earlier ruling and changed the meaning of the word constitution consultation to the concurrence. तो उन्होंने क्या हुआ था, कंसल्टेशन को कॉन्करेंस वर्ड में चेंज कर दिया 1993 में, जो दूसरा केस हुआ था. इसके बाद हैंस इज रूल्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो उसके बाद क्या हो गया था कि उनका एडवाइस जो है चीफ जस्टिस का वो बाइंडिंग नहीं था प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है. बट द चीफ जस्टिस वुड टेंडर टू हिज एडवाइस ऑन द मैटर ऑफ आफ्टर कंसल्टेशन consulting two of his senior-most colleagues. Similarly, the third judge case 1998, the court opined that the constitution process to be uh, adopted by Chief Justice of India require consultation of popularity judges. तो इसमें बताया गया कोलिजियम सिस्टम के बारे में बताया गया है. कोलिजियम सिस्टम में जज अपॉइंट होते हैं, आपको सबको पता है. तो इसमें ये बताया गया है कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI का क्या रोल होता है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें बताया गया है कि कंसल्टेशन ऑफ पॉपुलैरिटी जजेस. तो CJI को सुप्रीम कोर्ट में 4 सबसे जज होते हैं, 4 के साथ कंसल्ट करने मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है. अब जो कोलिजियम की था 5 का होता है. मतलब कहना क्या चाह रहा है कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, जज का अपॉइंटमेंट होता है. जज के अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है. इनका रोल अकेला नहीं होता, बल्कि इनके साथ 4 और जजेस होते हैं जिनको जो एक कोलिजियम बनाते हैं 5 लोगों का. तो पहले तो खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एडवाइस वो चाहिए था कंसल्टेशन, बट अब क्या कर दिया, अब कोलिजियम बनाया गया. 5 लोग होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे और 4 उनके कलीग्स होंगे जो भी जजी होंगे, ठीक है, सीनियर जजेस होंगे. इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इंपॉर्टेंट रूल ये है इसमें कि सिर्फ CJI की पर्सनल वो कंसल्टेशन नहीं मानी जाएगी. अगर 2 जज भी ऑब्जेक्शन देते हैं तो वो कंसल्टेशन नहीं मानी जाएगी. तो CJI की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होती है. तो इसमें बताया गया है कि CJI जो रिकमेंड करते हैं वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है. पर्पस जुडिशल इंडिपेंडेंसी इंश्योर करना. उसके बाद आप बोलते हैं MJAC वर्सेस जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं कोलिजियम, ये क्या है. तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में क्या हुआ था कि कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया. 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट एक्ट प्लस NJAC एक्ट दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया. केस फोर्स हुआ था 2015 में. 2015 में क्या हुआ था, कोर्ट का रीज़न, तो कोर्ट का रीज़न क्या था कि NJAC से जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से, ठीक है. तो कोलिजियम सिस्टम वापस ऑपरेट हो गया 2015 के बाद. तो अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है कि ओल्ड प्रैक्टिस क्या थे 1950 to 1973 सीनियर मोस्ट जज जो होते थे सुप्रीम कोर्ट के उनको ही CJI बनाया जाता था. लेकिन इसका कन्वेंशन को ब्रेक कर दिया गया 1973 में, ठीक है. तो इसमें क्या बनाया गया 1973 में AN रॉय करके लोग थे, ठीक है, AN रॉय को CJI बना दिया गया. तो सीनियर जजेस को बाईपास करके 1977 में क्या हुआ, MU बाग को भी सीनियर जज को सुपरसीड करके CJI बना दिया गया. तो इससे जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी पर सवाल उठते हैं, ठीक है. तो अब क्या हुआ कि सेकंड केस जज 1993, इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को का लैंडमार्क जजमेंट, इसमें क्या हुआ कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही CJI बनना कंपलसरी हो गया 1993 में, ठीक है. उसके बाद गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन कोर्ट कम कर दिया गया. इसके बाद क्या हुआ, आज जो CJI सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को ही बनाते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ओथ एंड सैलरीज. तो देखा जाए तो क्वालिफिकेशन जज अ पर्सन
बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। पहला उसको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और उसके बाद ही हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट सेशन फॉर 5 years। तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए उनको कम से कम 5 years का। ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, और वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो सकता है फॉर 10 years के लिए। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में बहुत अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए। From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed a minimum age of appointment of a judge of the Supreme Court। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का मिनिमम एज कितना होगा। ओथ एंड अफर्मेशन की बात करें तो उनको यही, हाँ, तो ऑफिस में एंटर होने से पहले उनको ये ओथ आती है, और ये ओथ उनको प्रेसिडेंट दिलाते हैं। पहला है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डुअली एंड फेथफुली एंड द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अटेंशन अफेक्शन और इलविल। चौथा है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। तो ये चारों उसके ओथ होते हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज के, ठीक है। दूसरे सैलरी एंड अलाउंस की बात करें तो इनकी सैलरी 2.5 लाख होती है। पहले इनकी 2008 में सैलरी 1 लाख थी, उसको बढ़ा के 2018 में 2.8 जो कर दी पर मंथ। और जज एंड दैट ऑफ अ जज फ्रॉम 90,000 टू 2.5 पर मंथ, और जज का 90,000 से 2.5 लाख कर दी, ठीक है। और चीफ जस्टिस का कितना कर दिया, 2.8 लाख इनकी सैलरी। उसके साथ साथ उनको अलग पर्क्स भी मिलते हैं, मेडिकल कार्ड, टेलीफोन, अदर फैसिलिटीज़। द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जज आर एंटाइल्ड टू 50% ऑफ देयर ओन सैलरी एज अ पेंशन। तो 50% जो है इनकी पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टेन्योर एंड रिमूवल। सो द टेन्योर ऑफ द जज, तो इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर इट मेक्स द फॉलोइंग 3 प्रोविजंस। पहला क्या है कि रिटायरमेंट एज जो है उनकी 65 ईयर्स है। अगर जज को एज के लेकर डिस्प्यूट हो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कौन अथॉरिटी और कैसे एज डिटरमाइन करेगी। सेकेंड है रेजिग्नेशन, वो चाहे तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लिख के जा सकते हैं। रिमूवल, जज को प्रेसिडेंट रिमूव करता है लेकिन पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर ही करता है। फिर पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस, तो इसमें क्या है कि इनके लिए भी इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस को पहले बताया है। तो जज को हटाना है तो इम्पीच करना पड़ेगा। तो ग्राउंड्स पे इसके क्या रीजन है पहले पर दिखने पड़ेंगे। सिर्फ 2 ही ग्राउंड पर रिमूवल पॉसिबल है। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर उनका मिसबिहेवियर प्रूव हो गया तो। दूसरा है इनकैपेसिटी, मतलब फिजिकली और मेंटली वो काम नहीं कर सकते हैं तो या कर पा रहे हैं तो उनको रिमूव करा जाएगा इम्पीचमेंट के प्रोसेस। तो उसका जो इनका रिमूवल प्रोसेस होता है वो थोड़ा टफ होता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला है रिमूवल मोशन, तो इनके लिए एक रिमूवल मोशन लगेगा जिसमें के थ्रू क्या होगा, तो रिमूवल मोशन में क्या होगा, लोकसभा में मिनिमम 100 MPs को साइन करेंगे, राज्यसभा में मिनिमम 50 MP साइन करेंगे। मोशन स्पीकर या फिर चेयरमैन राज्यसभा को दिया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा पे 100 लोग साइन करेंगे और राज्यसभा से कितने लोग, 50 लोग साइन करेंगे, तभी जाके इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेकंड है एडमिशन ऑफ मोशन, स्पीकर वर्सेस चेयरमैन। इसमें क्या होगा कि इसमें एक मिनट, इसमें स्पीकर मोशन एक्सेप्ट कर सकते हैं स्पीकर और चेयरमैन, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास ऑप्शन रहेगा, वो एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें। तीसरा पॉइंट क्या है कि इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। अगर मोशन एडमिट हो गया तो 3 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी। उसमें कौन कौन होंगे, उसमें होंगे चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो 3 लोग होंगे उसमें, 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हो गए, एक चीफ जस्टिस और एक हो गए जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो होंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, 4th पॉइंट हो गया।
अगर फोर्थ पॉइंट है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कमेटी अलीगेशन को प्रॉपरली इंक्वायर करती है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, अगर जज क्वालिटी गिल्टी पाया गया तो मैटर पार्लियामेंट के सामने जाता है, पार्लियामेंट वोटिंग होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी होगी, और टोटल मेंबर्स का मेजॉरिटी यानी प्रेजेंट वोटिंग का टू थर्ड ऑफ द मेजॉरिटी। तो प्रेसिडेंट उसके बाद ऑर्डर दे देंगे, और प्रेसिडेंट बोलेंगे क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट को की एड्रेस के बाद प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर इशू कर देते हैं और जज ऑफिशियली रिमूव हो जाते हैं। तो इससे पहले एक 1991 से लेकर 1993 का केस है जिसमें जस्टिस पी रामास्वामी का मिसबिहेवियर पाया गया था और उनको गिल्टी हुए थे वो, तो उनको रिमूव कर दिया गया था थ्रू ए मोशन ऑफ इम्पीचमेंट। उसको डिफीट करा था लोकसभा में उन्होंने, द कांग्रेस पार्टी एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग। तो कांग्रेस पार्टी वोटिंग से हट गई थी, एब्सटेन कर दिया था उन्होंने, तो वो बच गए थे। अभी तक कोई भी ऐसा जज नहीं है जिसको रिमूव करा गया इम्पीचमेंट के थ्रू। एक्टिंग एड हॉक रिटायरमेंट जजेस, एक्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे वो पढ़ते हैं। इसमें प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट जज को एक्टिंग सीजीआई अपॉइंट कर सकता है। सीजीआई की पोस्ट वेकेट हो तो सीजीआई टेम्परेली एब्सेंट हो या फिर सीजीआई अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में अनेबल हो तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। एडहॉक जज क्या होते हैं? एडहॉक जज क्या होते हैं? जब परमानेंट जज का कोरम कंप्लीट नहीं होता या फिर सुप्रीम कोर्ट की कहीं हेयरिंग या फिर सेशन चल रहा हो, चलने के लिए जजमेंट कम पड़ जाए, तब भी होता है। कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। कैसे होता है? हाई कोर्ट के जज हो या फिर टेम्परेरी पीरियड के लिए। कंडीशन क्या था? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन कर लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट के साथ। जज सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। पावर एंड ड्यूटीज़, एडहॉक जज कौन से होते हैं? सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग अटेंड करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट जज के सारे पावर, जुडिशियल एंड प्रिविलेज एंजॉय करेंगे। ड्यूटीज़ भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे ही परफॉर्म करेंगे। कौन होते हैं? एडहॉक जजेस होते हैं। ठीक है, सिंपली बोले तो देखा जाएगा तो टेम्परेरी सुप्रीम कोर्ट जज क्या होते हैं? फुल पावर ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उनके पास पूरी पावर होती है उस टाइम के लिए। ठीक है, रिटायरमेंट जज क्या पढ़ेंगे इसमें? हाँ, देखा जाए तो रिटायरमेंट एज उसमें कैसी होती है, क्या पॉसिबल है? यस, कौन रिक्वेस्ट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन हो सकता है रिटायरमेंट जज एज ए सुप्रीम कोर्ट जज? क्या ये पॉसिबल है? यस। कौन रिक्वेस्ट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन हो सकता है? रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, रिटायर हाई कोर्ट जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। इसका क्वेश्चन का मतलब रिटायर्ड जज एज सुप्रीम कोर्ट, जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या वो जज बन सकते हैं? हाँ, वो बन सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस का? तो कंडीशन क्या है? प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट चाहिए होगा उसके लिए, रिटायर्ड जज की कंसेंट भी चाहिए होगी, और टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट होंगे। बेनिफिट्स क्या होगा? रिटायर्ड जज को क्या मिलेगा? अलाउंस मिलते हैं, इससे डिसाइड के इस टाइम पे। ठीक है, उनको अलाउंस मिलते हैं, और अलाउंस के साथ साथ उनको सुप्रीम कोर्ट जज का पावर, जुडिशियल और प्रिविलेज मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वो ऑफिशियली परमानेंट सुप्रीम कोर्ट जज नहीं माने जाएंगे, सिर्फ टेम्परेरी असाइनमेंट के लिए उनको काम में लगाया जाएगा। ठीक है, ये सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें हम पढ़ेंगे कि वेयर इज़ द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड। तो ये लोकेशन इसका दिल्ली में है, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है। और सेकंड थिंग, इट कैन बी सीट, कैन इट्स सीट बी चेंज? यस, बट कंडीशनल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन डिसाइड एनी अदर प्लेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? द पावर इज
optional, not compulsory. No court can force the president or the chief justice of India to shift the seat of the Supreme Court. In simple word, Supreme Court Delhi by default shift is possible but purely discretionary होता है. सेकेंड है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट. तो प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या है? पहला है रूल मेकिंग पावर, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट का अप्रूवल से अपने प्रैक्टिस और प्रोसीजर का रूल बना सकते हैं. बेंच सिस्टम मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, मिनिमम 5 जज का बेंच होता है. अदर केसेस क्या होता है? डिसाइड होते हैं सिंगल जज बेंचेस पे. डिवीज़न बेंच पे 2 और मोर जज होते हैं. ओपन कोर्ट भी होता है इसका, ठीक है. ओपन कोर्ट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस होता है पब्लिक के सामने. डिसीजन मेकिंग मतलब जजमेंट मेजॉरिटी वोट से दे जाते हैं. अगर जज डिस्क्रीट करे तो डिसएग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है. ना हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसमें हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या पावर्स होती है, ठीक है. The Supreme Court has been assigned a very significant role in the Indian democratic political system. It is a federal court, the highest court of appeal, the guarantor of the fundamental rights of the citizen and guardian of the constitution. तो इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है. इसीलिए क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट के प्रेशर से फ्री होना चाहिए, ठीक है. जज को फेयर या फेवर के बिना जस्टिस करना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन के मोड हैं कुछ, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंश्योर इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो पहला पड़ता है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट्स. इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है. और लेकिन पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट. तो उसका मैं क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. लेकिन जुडिशियल सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज से कंसल्टेशन के बाद ही होता है. इससे एग्जीक्यूटिव का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन काम हो जाता है. अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल रीजन पर नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट अकेली जज डिसाइड नहीं कर सकती है. सेकेंड है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. तो इनका टेन्योर क्या होता है? फिक्स होता है. इजीली इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है. सिर्फ इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही इनको रिमूव किया जा सकता है. जज प्रेसिडेंट का प्लेजर पर ऑफिस होल्ड नहीं करता, ठीक है. सेकेंड है फैक्ट. आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीच नहीं हुआ है, सी फैक्ट है. उसका फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होती है इनकी. इनके सैलरी, अलाउंस, लीव सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका नाउ द सेकेंड इज एक्सपेंस एंड चार्ज एंड कंसोलिडेटेड फंड. इसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी, अलाउंस और पेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिक्स होते हैं. वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होता है. इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक्सपेंस पार्लियामेंट के वोट के लिए नहीं आते. पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती है पर रिजेक्ट या रिड्यूस नहीं कर सकती है. इससे जज को फाइनेंशियल प्रेशर से बचाया जा सकता है, ठीक है. उसके बाद है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस. पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जज का कंडक्ट पर डिस्कशन नहीं कर सकती जब तक इम्पीचमेंट मोशन चल रहा हो. मतलब जज को पब्लिक क्रिटिसिज्म या पॉलिटिकल अटैक से प्रोटेक्शन मिलता है. फिर सिक्स है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट के बाद उनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते. रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज इंडिया में किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस नहीं हो सकते कर सकते. पर्पस क्या है? जज फ्यूचर फेवर के लिए गवर्नमेंट को खुश ना करे. न्यूट्रलिटी एंड इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे. सेवन्थ है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट.
सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपनी कंटेम्प्ट यानी आवाज़ के लिए पनिश यानी कोई भी अगर उनके अपोजिशन हो या कोई भी उनको अपमान हो रहा हो उसके लिए वो पनिश कर सकते हैं अपने कंटेम्प्ट के लिए। वह इम्पोर्टेंट कोर्ट की अथॉरिटी डिग्निटी ऑनर के लिए को प्रोटेक्ट करता है। इससे पावर के बिना कोर्ट वीक हो सकता है। आठवां है फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ। तो उनके पास फ्रीडम होता है कि वो अपना स्टाफ खुद अपॉइंटमेंट कर सकते हैं बिना एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। सीजे उनके सर्विस कंडीशन भी डिसाइड करता है। ठीक है। जुडिशली का एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस इंश्योर होता है। नाइन्थ है इट्स जुडिशंस कैन नॉट बी कटेड। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशंस या पावर कम नहीं की जा कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को गारंटी पावर दी है बट पार्लियामेंट जुडिशन एक्सटेंड बढ़ा सकती है। टेंथ है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डायरेक्ट करता है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के सामने सेपरेट करने का मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास जुडिशल पावर नहीं होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल के बाद एग्जीक्यूटिव के रोल जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन से ख़त्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जुडिशन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जुडिशन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड वेरी extensive jurisdictions and vast power of Supreme Court. It is only a federal court like American Supreme Court, but also final of appeal like British House, Lord of Upper House, and Union. It is also the final interpretation, guardian of the Constitution, guardian of the fundamental rights of the citizens. सुप्रीम कोर्ट क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को बहुत वाइड जुडिक्शन और पावर दी जाती है। या ये सिर्फ फेडरल कोर्ट यूएसए से नहीं है बल्कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है ब्रिटिश के हाउस के लॉर्ड्स की तरह, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर, फंडामेंटल राइट के गारंटर, एडवाइजरी एंड सुपरविजरी पावर भी रखते हैं। इसलिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर देन एनी अदर कोर्ट इन द वर्ल्ड। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन टाइप्स कौन कौन से हैं? ओरिजिनल जुडिशन, रिट जुडिशन, अपरेंट जुडिशन, एडवाइजरी जुडिशन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, अदर पावर्स। तो इन सबको हम वन वन पढ़ेंगे। ओरिजिनल जुडिशन मतलब क्या है? आर्टिकल 131। इसमें बताया गया है कि कुछ केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं, कोई लोअर कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता। कौन से डिस्प्यूट जैसे सुप्रीम कोर्ट का सेंटर वर्सेस वन और मोर स्टेट का हो गया, सेंटर प्लस अदर स्टेट वर्सेस अदर स्टेट्स, और स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ठीक है। इनको हम फेडरल डिस्प्यूट कहते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव ओरिजिनल जुडिशन। इसमें क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ये केस सुन सकती है, कोई और कोर्ट नहीं सुन सकती है। इसको ओरिजिनल का मतलब यहाँ पे है केस फर्स्ट इंस्टेंट में ही सुप्रीम कोर्ट में आता है, अपील के थ्रू नहीं। दूसरा है इम्पोर्टेंट कंडीशन होते हैं, याद रखने के लिए देखिए यहाँ पे लीगल राइट इन्वॉल्व होना चाहिए, डिस्प्यूट लॉ या फैक्ट के क्वेश्चन पर होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल डिस्प्यूट अलाउड नहीं होते हैं, प्राइवेट सिटीजन्स अलाउड नहीं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट ओरिजिनल जुडिशन में केस फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिशन नहीं होता। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट होते हैं, ऐसे ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट जिनमें एक्सप्लिसिटली लिखा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशन अप्लाई नहीं होगी। तो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुडिशन।
फेडरल डिस्प्यूट, सेंट्रल स्टेट और स्टेट स्टेट। नेचर क्या होता है, एक्सक्लूसिव प्लस ओरिजिनल। पॉलिटिकल डिस्प्यूट नॉट अलाउड, प्राइवेट सिटीजन केस नॉट अलाउड। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन में क्या होता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, जो हमने ऊपर पढ़े थे। पहला प्री कंडीशन ट्रीटीज़ क्या होता है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के अंदर इन मैटर्स को एंटरटेन नहीं करता, जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के ट्रीटीज़, एग्रीमेंट, कोवेनेंट या सेंट सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद ट्रीटीज़ एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, ऐसे ट्रीटीज़ एग्रीमेंट जिसमें क्लियरली लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन अप्लाई नहीं है। ठीक है। थर्ड है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है। इसको स्पेशल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट का रोल लिमिटेड होता है। मैटर्स रेफर टू फाइनेंस कमीशन, इसमें भी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड टू डिस्प्यूट आर्टिकल 280 के मैटर्स। फिर है ई एडजर्मेंट एंड एक्सपेंसेस एंड पेंशंस, सेंट्रल और स्टेट के बीच कुछ एक्सपेंस पेंशन, ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। फिर आता है ऑर्डिनरी कमर्शियल डिस्प्यूट्स, सेंट्रल स्टेट के बीच बिजनेस टाइप डिस्प्यूट्स, एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सप्लाई हो गया, पेमेंट एक्सेट्रा। फिर आता है रिकवरी ऑफ डैमेज, स्टेट और सेंटर के डैमेज रिकवर करना चाहे, ये भी आर्टिकल 131 के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है। तो 1961 में क्या होता है, फर्स्ट ओरिजिनल जुडिक्शन केस हुआ था वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंटर के बीच में। इस इशू में कोल बेयरिंग एरियर्स थे, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड माना, केस डिसमिस कर दिया। फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड रिट 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 जुडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि आर्टिकल 32 में है, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। राइट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, हैबेस कॉर्पस पहला हो गया। ठीक है। मैंडेमस प्रोहिबिशन क्वावरेंटो एंड कर्टारियो। हैबेस कॉर्पस मतलब होता है इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट। मैंडेमस का मतलब होता है पब्लिक अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर। प्रोहिबिशन होता है लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट के केस जो होते हैं कंटिन्यू करना से रोकना। क्वावरेंटो मतलब होता है पब्लिक ऑफिस के मिसयूज़ को चैलेंज करना। कर्टोरिया का मतलब होता है लोअर कोर्ट को रॉन्ग ऑर्डर कैंसिल करना। सुप्रीम कोर्ट है बस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो एपलेट जुडिक्शन क्या होता है, मेंशन अर्लियर द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ओनली सक्सीडेड अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बट आल्सो रिप्लेस बाय द ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल एट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब एपलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट मेनली एक कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब लोअर कोर्ट स्पेशली हाई कोर्ट को जजमेंट के अगेंस्ट यहाँ अपील आती है। ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल की जगह अब सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट के अपीलेंट जुडिक्शन को 4 पार्ट्स में समझते हैं। पहला है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। आर्टिकल 132 क्या बोलता है, हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट डायरेक्ट अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब जा सकती है जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे कि केस में सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड है सर्टिफिकेट मिलने के बाद पार्टी सुप्रीम कोर्ट को
सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और बोलेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रॉन्गली डिसाइड होते हुए हैं। की पॉइंट्स क्या है? सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई कोर्ट मैंडेटरी है। अपील इन सिविल मैटर्स। आर्टिकल 133 बोलता है सिविल केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपील तब सुनता है जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस है एंड वो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लायक हैं। इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है? पहले 20,000 का मैंडेटरी लिमिट था। ये लिमिट 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 से रिमूव कर दी गई। अब अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉज इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। थर्ड है क्रिमिनल मैटर्स, यानी आर्टिकल 134 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल अपील सुनता है जब हाई कोर्ट केस अक्यूज को बरी करे या और अपील में डेथ सेंटेंस दे दे। किसी केस को सबऑर्डिनेट कोर्ट से खुद के पास ले आए और अक्यूज को कन्विक्ट करके डेथ सेंटेंस दे। इन पहले दो केसेस में अपील एज अ मैटर ऑफ राइट होती है, मतलब सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील लगाई है। सुप्रीम कोर्ट अपील के लायक है। इम्पोर्टेंट की बात क्या है? अगर हाई कोर्ट कन्विक्शन को रिवर्स करे, एक्विजिशन दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के राइट नहीं होते हैं। 1970 में क्या हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट हुआ था। क्रिमिनल अपीलेट जुडिशन को एक्सपेंड किया गया। अब हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में तब भी जा सकती है जब हाई कोर्ट ने सीनियर पनिशमेंट दी हो। ठीक है। अपील बाय स्पेशल लॉज, आर्टिकल 136 बोलता है। इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट शॉर्ट आइडिया में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट कर सकता है, स्पेशली पिटिशंस अलाउ कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट पावरफुल अपीलेट पावर है।